आइए दोस्तों, अब आगे के प्रश्नों पर विचार करते हैं। यहाँ 25वां प्रश्न हमने कर लिया था। अब 26 की बात करें। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? R2 का अर्थ होता है दोस्तों R2 रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। यह सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल यानी सेरी द्वारा विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योगों के लिए बनाया गया एक मानक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न 27, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। नहीं, वो सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये कथन हमारा गलत होता है। ताम्रमल पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। जी हाँ, यह सत्य है। तथा वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। जी हाँ, यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन 2 और 3 यानी केवल 2 और 3, यह विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28, भट्टी तेल यानी फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह तेल परिष्करणीयों यानी रिफाइनरी का एक उत्पाद है। तो कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। 3, इसके उपयोग में पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। गंधक यानी सल्फर। हाँ जी, यह कथन तो सत्य है। देखते हैं इसके कौन कौन से सत्य हैं। आइए, देखा ना आपने, इसके तीनों कथन सत्य हैं। परिष्करणीयों का एक उत्पाद है भट्टी तेल। भट्टी तेल रिफाइनरी में बनाया जाता है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। बहुत सारे उद्योग हैं जो इसका उत्पादन में इस्तेमाल करते हैं और इसी से गंधक बड़ी अत्यधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में मिल जाता है, जिससे हवा जहरीली हो जाती है। फर्नेस तेल में सल्फर का स्तर 20,000 ppm तक होता है। अतः विकल्प डी सही है। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन, ब्लू नाम से ही आपको महासागरों से पता चल जाएगा कि इसका कथन जो है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिग्रहित कार्बन से है। अब यहाँ पर हम देखें तो ब्लू कार्बन जो है ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिग्रहित कार्बन को कहा जाता है। ये तल से 5 गुना अधिक महासागर जो है वो कार्बन का समाहित करता है, कार्बन अपने अंदर समावेश करता है कार्बन का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ये स्थिति है इसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने में ये बहुत अत्यधिक मददगार साबित होता है। 30, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्न, लाइकेन, मॉस, छत्रक यानी मशरूम। मशरूम के बारे में देखें तो मशरूम वैसे ही उसमें मिट्टी और गाय का गोबर तथा जैविक पदार्थ इनके मिश्रण से मशरूम को उगाया जाता है। तो इसमें सतह विहीन तो नहीं कह सकते, मृदा विहीन तो नहीं कह सकते, इसलिए ये तो नहीं होगा। मशरूम नहीं होगा। फर्न के लिए भी मृदा की आवश्यकता होती है, तो फर्न भी नहीं होगा। लाइकेन और मॉस होगा। ये दोनों देखते हैं। लाइकेन और मॉस 2 और 3, इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा। ये चट्टानों पर उगते हैं, तो मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
31 केंद्र सरकार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। जी बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं। दूसरा, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। इस कथन में हमें प्रॉब्लम लग रही है, यह कथन गलत है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार यानी पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट या अधिनियम से प्राप्त करता है। यह कथन सत्य है, यानी इसका 1 और 3 होना चाहिए। 1 और 3 यहाँ सी में है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 32, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार है। जी हाँ है, यह कथन सत्य है। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। जी हाँ, यह कथन भी सत्य है। तीसरा कथन देखते हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। हाँ, ये चीज़ 2020 में ही आया है। सर ने पवन हंस लिमिटेड बनाम एविएशन कर्मचारी संगठन वाद में निर्णय सुनाया है। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों होना चाहिए। ये इसका ऑप्शन डी होगा, सही विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है? आर्थिक मंदी के समय कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। क्या लगता है यह होगा? हमें तो नहीं लगता, ऐसा नहीं होता कि ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाए। दूसरा है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना आर्थिक मंदी के दौरान। जी हाँ, ऐसा है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक ऋणात्मक विकास दर अर्जित करती है तो इसे मंदी कहा जाता है। मंदी का मूल कारण अर्थव्यवस्था में मांग का अभाव होता है। मंदी में अर्थव्यवस्था में निवेश तथा उत्पादन में गिरावट होती है। मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार के साथ केंद्रीय बैंक को क्रमशः विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक नीति का पालन करना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी विकल्प सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि, देखते हैं, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। दूसरा, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। चौथा, इसकी कीमत घटती है। सीडीएस में भी यह प्रश्न आया था, तो देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। जी हाँ, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो बाजार मांग बढ़ जाती है, यह सत्य है। इसकी पूरक की कीमत में वृद्धि होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं है, यह नहीं होगा। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है तो भी नहीं पड़ेगा, इसमें इसे नहीं होगा, पड़ेगा पर वो कम हो जाएगी। इसकी कीमत घटती है। हाँ जी, यह सत्य है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें केवल 1 और 4 ही सही है। इसकी व्याख्या हमने समझ ली, आगे देखते हैं।
35 प्रश्न। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। कथन 2, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। कथन 3, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। ये तो सत्य है, 1966 में लाया गया था। आइए ऑप्शन में देखते हैं, 3 किस किस में है। 3 तो तीनों में है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन, नहीं, यह कथन गलत है। इस कथन को गलत मानते नहीं है, ये है। कथन दूसरा सत्य है, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में 2 और 3 कथन सत्य है, यानी इसका विकल्प होना चाहिए बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है या होते हैं। कथन: यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। 2, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। 3, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। यह तीनों कथन सत्य हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से भी भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल प्रभावित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से भी होता है। मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से भी होता है। अतः इसका विकल्प डी सत्य हो जाएगा। अगला 37वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। दूसरा, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा, वैश्विक निक्षेपागार यानी डिपॉजिटरी प्राप्तियां। चौथा, अनिवासी विदेशी जमा। उपयुक्त में से किसे अथवा किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा किए जा सकते हैं। यहाँ एक अर्थात विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड को तो किया जाता है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश को भी किया जाता है। संस्थागत निवेश, इसे FII कहते हैं। तीसरा, वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां, जी हाँ, इसे भी किया जाता है। अर्थात ऑप्शन 1, 2, 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से एक, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की अप्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाता है। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। तीसरा, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से सही है या फिर हैं, तो देखते हैं। विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, जी हाँ, यह सत्य है। अर्थात इसका ऑप्शन ए केवल एक ही सत्य है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को नहीं बढ़ाता है, तो यह गलत हो जाएगा। व्यापार संतुलन में सुधार इससे नहीं होता। अगला प्रश्न 39। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का उपयोजन। नहीं, यह नहीं है।
अगला, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, यह भी नहीं होगा। राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, दलों को चंदे नहीं, यह सब तो इसको बढ़ावा देंगे। कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, जी हाँ, यह कथन सत्य है। आइए देखते हैं। काले धन के सृजन की बात की थी ना, तो इसलिए यह कथन सत्य है। वो तो ये तीनों तो इनको बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो यहाँ ऑप्शन है, सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, नहीं, यह दोनों नहीं होंगे मुद्रास्फीति कारक। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, नहीं, यह भी नहीं होगा। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, जी हाँ, यह कथन जो है ये सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, क्योंकि नए नोट छापने से तो बाज़ार में तरलता और बढ़ जाएगी, जबकि यदि मुद्रास्फीति कारक जो है उसे कम करना है तो तरलता को खींचना चाहिए। जो लोगों के पास तरल है उन्हें खींचना चाहिए, बाज़ार से तरलता को सोख लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी, देखिए इसमें ऑप्शन है, कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास अथवा नट घास। तो इसका जो है आपका ऑप्शन जो है वो सी है। इसकी व्याख्या मैं आपको करके बताता हूँ। कांग्रेस घास मूल रूप से अमेरिका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज़ क्षेत्र में पाई जाती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में यह आक्रमणकारी प्रजाति के रूप में पाई जाती है। यह मच्छरों की शरण स्थली है। यह पशुओं में त्वचा संबंधी समस्याओं और मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याओं हेतु उत्तरदायी है। एलिफेंट घास को नेपियर घास या युगांडा घास के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलतः अफ्रीका में पाई जाती है। इसका उपयोग फसलों में लगने वाले कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। लेमन घास एक एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। लेमन घास में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें सिट्रोनेला नामक तेल पाया जाता है जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। इसीलिए विकल्प सी सही है। और नट घास को मोथा के नाम से भी जाना जाता है। यह खेतों के लिए सर्वाधिक खराब खरपतवार के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न 42वां, जीवों में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। 1 कॉपीपॉड, 2 साइनोबैक्टीरिया, 3 डाइटम, 4 फोरामिनीफेरा। तो 4 देखिए, फोरामिनीफेरा जो है, फोरामिनीफेरा, इसमें से हमारा जो है फोरामिनीफेरा नहीं होगा, कॉपीपॉड भी नहीं होगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में पादप्लवक प्रमुख उत्पादक होते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल एवं डाइटम क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वही कॉपीपॉड और फोरामिनीफेरा उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अतः विकल्प बी सही है। 2 और 3। प्रश्न 43 देखते हैं। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए।
जाहक, हैसोंग, शैल मूषक, मार्मोट, वज्रशल्क, पेंगोलिन। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है अथवा करते हैं? तो यहाँ जो वज्रशल्क है, वज्रशल्क पेंगोलिन यानी ये चींटियों को खाता है। इसके ऊपर भी शल्क होता है मोटा मोटा जो इसे बचाए रखता है। और हैजोंग जो है वो भी अपने आप को इस तरह से कवर करता है, वो भी बच जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी 1 और 3 होगा। तो यहाँ आपने देखा पेंगोलिन और जाहक को यानी हैजोंग को। अगला प्रश्न है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा, इनमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। जी हाँ, यह भी सत्य है। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। नहीं, यह कथन सत्य नहीं है। ये वैश्विक प्राकृतिक वन हानि को आधा करना तथा वर्ष 2030 तक इस हानि को समाप्त करना इसमें शामिल है और ये न्यूयॉर्क की घोषणा है, बाध्यकारी नहीं है। आगे, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्पित है अथवा समर्थित है। तो जी हाँ, यह कथन सत्य है। 1, 2 और 4 इसका ऑप्शन होना चाहिए। आइए देखते हैं। 5वां भी है, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। नहीं, यह कथन गलत है। 1, 2, 4 तंत्रिका अपहास यानी न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए, मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर गाड़ी के इंजन से, इन दोनों से होते हैं। घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, जी हाँ, इनसे भी होता है। बिजली संयंत्र से भी होता है, टेलीफोन लाइन से भी होता है। अथवा यहाँ तो सभी ऑप्शन सही हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आपके सारे विकल्प सही हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न 46। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निसंयदक भोजी फिल्टर फीडर है? ऑप्शन है अशल्क मीन यानी कैटफिश, अष्टभुज यानी ऑक्टोपस, सीप यानी ऑयस्टर या हवासी यानी पेलिकन। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सीप ऑयस्टर। फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं यानी जैसे बड़ी सीपी या बेलन व्हेल, ये जो अपने शरीर के कुछ हिस्सों से गुजरने वाला पानी की धारा से कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को छानकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सीप यानी ऑयस्टर इसका एक उदाहरण है। ये प्राकृतिक फिल्टर फीडर है। इसका अर्थ है कि वे अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी पंप करके भोजन के कणों के साथ साथ पोषक तत्वों, निलंबित तलछट और रासायनिक संदूषकों को प्रग्रहित कर भोजन करते हैं। ये जल को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? ए कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सी फॉस्फोरस चक्र, डी
सल्फर चक्र। तो फॉस्फोरस चक्र यहाँ इसका ऑप्शन होगा। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है। फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस को संचित किए हुए हैं। फॉस्फोरस चक्र के अंतर्गत जब चट्टानों का क्षय होता है तो बड़ी मात्रा में ये फॉस्फेट भूमि पर जल में घुल जाते हैं और उन्हें पादपों की जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फॉस्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फॉस्फोरस मुक्त होता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फॉस्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जा सकता। अतः विकल्प सी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी है, यानी डेट्राइटिवोर है? डेट्राइटिवोर आपके वो होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पौधों या जानवरों को भोजन के रूप में खाते हैं। अपरधारी तो इनमें हैं आपके केचुआ, जेलीफिश या मिलीपीड यानी सहस्त्रपादी, समुद्र घोड़ा, सी हॉर्स, कास्टयूका, वुडलाइस। तो इसका जो है हमें केचुआ तो पता है, इन्हें केचुआ इसका होगा। सी हॉर्स भी अपरदाहारी होता है, अपरदाहारी। और आपका ये कास्टयूका, वुडलाइस भी इसी के अंतर्गत आता है। क्रिस्टेशियन जैसे कास्टयूका यानी ये वुडलाइस शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? यूएनईपी का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक जो है, ऑप्शन देखते हैं। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, हाँ ये ऑप्शन सत्य है। यहाँ अगला देखते हैं। कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए। नहीं, ये कथन गलत है। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये जो कॉमन कार्बन मैट्रिक है उसको संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न को आकलित करने के लिए विकसित किया गया है। यह दुनिया भर की इमारतों से उत्सर्जन का लगातार मूल्यांकन और तुलना करने एवं सुधारों को मापने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए होगा। 50 निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? नाइडेरिया, कवक, आदि जंतु। तो सहजीवी संबंध बना सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो तीनों ही हैं। नाइडेरिया भी है, कवक भी है और आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ भी है। देखते हैं इसका 1, 2, 3 ये रहा। ऑप्शन डी इसका सत्य है। आगे चलते हैं। तो यहाँ हम 50 प्रश्न करके ही छोड़ देते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय।